Hello everyone, my name is Mandeep Chaudhary. I welcome you all at again with Civils with Akash. हाँ, तो जहाँ पे हम लोग HCS HPSC के लिए एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिस सीरीज में हम अब तक 6 से 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने हरियाणा जीके को हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा है, राइट? कि हरियाणा का इंडियन हिस्ट्री और हरियाणा की हिस्ट्री में क्या क्या सिग्निफिकेंस रहा है और कहाँ से क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये सारे के सारे लेक्चर्स हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थीम के बेस पे ही स्टडी किए हैं कि जहाँ से आपके पेपर में पहले कभी प्रश्न पूछा गया है उन थीम्स के बेस पे ही ये हिस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी, राइट? सो पिछले 6 या 7 लेक्चर्स में हमने जो चीज़ पढ़ी है दैट इज़ योर एंशियंट हिस्ट्री, अर्ली मेडिएवल हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री। उसके बाद लेक्चर नंबर 7 में मैंने आप लोगों को 1857 के रिवोल्ट के बारे में बताया था कि 1857 के रिवोल्ट के होने का कारण क्या था और हरियाणा का इसमें क्या सिग्निफिकेंस रहा था, राइट? आज हम लोग उसके बाद के चरणों की बात करेंगे कि इसके बाद हरियाणा में क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुई है, राइट? सो आइए देखते हैं। एक बार उस कंटेक्स्ट को समझते हैं जिस पे हमने इस पिछले लेक्चर को छोड़ा था, राइट? सो यस। देखो 1857 का रिवोल्ट, ये अपना लास्ट टॉपिक था, राइट? और इस रिवोल्ट में हम लोगों ने देखा था कि इस रिवोल्ट के क्या क्या कारण थे, और कारण भी अगेन दो प्रकार के होते हैं, इमीडिएट कॉज और जनरल कॉज। सामान्य कारण क्या थे, दो तरह के कारणों को हमने समझा था। दूसरी चीज जो हमने देखी थी दैट वाज रोल या फिर रेलिवेंस ऑफ हरियाणा। 1857 का जो विद्रोह हुआ इसमें हरियाणा का क्या सिग्निफिकेंस रहा है इसे देखा था, और इसके बाद इसका रिजल्ट क्या आया था। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ इसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स हमें अगेन इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भारत का राजतंत्र है वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होता था, कब तक? 1857 तक। इसके बाद जो नया एक्ट आता है 1858, इस एक्ट में वायसराय एक नई पोस्ट क्रिएट की जाती है कि पूरे भारत को अब ये बंदा दिखेगा, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक सदस्य हुआ करता था। ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना जो, उनमें से ही एक बंदा वायसराय, राइट? अब इस बंदे के अंडर एक काउंसिल होती थी जो इसे बताएगी कि कैसे रूल करना है आगे के लिए। लेकिन इस काउंसिल में कोई इंडियन नहीं था, नो एनी इंडियन मेंबर। भारतीय बंदा कोई नहीं था, और क्योंकि इसमें भारतीय बंदा नहीं था तो इंडियंस डेफिनेटली सी बात है इसके खिलाफ जाएंगे कि भाई फिर हमें ऐसी काउंसिल का करना क्या है। आप कहते हो कि हमने 1857 के रिवोल्ट के बाद आप लोगों को कुछ पावर्स दी हैं, अंग्रेज भारतीयों को ये दावा किया करते थे, लेकिन आपने तो बस पोस्ट का नाम ही चेंज किया है, कोई खास बदलाव नहीं किया, राइट? सो इस कुछ माइंडसेट से हमने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था। अब आगे देखते हैं कि आगे की क्या क्या डेवलपमेंट्स जो सिग्निफिकेंट है वो रही हैं। हाँ, देखो आफ्टर 1857 टू 1885 इस समय तक हरियाणा में नो मेजर पॉलिटिकल रिफॉर्म। पॉलिटिकल लेवल पे हरियाणा में कोई जागरूक नहीं थी जनता। कारण इसका क्या था? क्योंकि भाई आपने हरियाणा के साथ एक रिप्रेसिव पॉलिसी यूज की थी। ये रिप्रेसिव पॉलिसी क्या होती है? रिप्रेसिव पॉलिसी कि किसी को आपने विद्रोह किया, अंग्रेजों ने इतना डरा दिया, लाल सड़क का इंसिडेंट मैंने आपको बताया था। हाँ, और जो बिरड सिंह का रेजिडेंट सॉरी एक जो इंसिडेंट हुआ था वो मैंने आपको बताया था कि कैसे इन्होंने अत्याचार किए भारतीयों के ऊपर कि आपने इस रिवोल्ट में हिस्सा लिया है, राइट? सो हरियाणा से
रिवोल्ट के बाद कोई खास पॉलिटिकल पावर उभर के सामने नहीं आई। लेकिन कब तक आप किसी की आवाज़ को एक समय तक ही दबा सकते हो, है ना? एक समय ऐसा आएगा जब वो आवाज़ उठेगी, चाहे वो किसी की हो। बच्चों को भी हम जैसे अब वो यू कैन से ना, पेरेंट्स अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कभी-कभी, लेकिन कब तक करेंगे? कंट्रोल से एक समय पे वो बाहर निकल जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह से कंट्रोल कर रहे हो, क्या एजुकेशन का मेथड है, किस टेक्नीक से, क्या आप कितने के डेवलप्ड हो, व्हाटएवर इट इज़, है ना? सो अब एक ऐसा नेशन जो बाहर बैठा है, फॉरेन से इंडिया को अपने अंडर करा बैठा है, तो यहाँ के लोग भी उनके प्रति जाएँगे। किस चीज़ के लिए? अपनी लिबर्टी के लिए, कि भई हमारे पास हमारे अधिकार होने चाहिए। इस लिबर्टी की डिमांड आज इंटरनल भी होती है। घरों तक में लिबर्टी की डिमांड होती है, हमारी फैमिलीज़ में लिबर्टी की डिमांड होती है कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। तो ये लिबर्टी की डिमांड लोगों में नेशनल लेवल पे तो होगी ही। इस लिबर्टी की डिमांड के कारण 1885 में भारत में अंग्रेज़ों ने सोचा कि हम भारतीयों को एक ऐसा मेथड देते हैं, जिस मेथड के थ्रू ये लोग बहुत ज़्यादा गहराई में ना सोच ही ना पाएँ कभी, है ना? सो 1885 में ये एक इंटरमीडिएरी बॉडी बनाते हैं। इंटरमीडिएरी बॉडी का मतलब है कि जो बीच में काम करेगी। एक तरह से यू कैन से बिचौला, है ना? एक पार्टी इधर है, एक पार्टी इधर है, 2 पार्टी के बीच में काम करने वाले लोग। और इस बिचौलिए का नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक अंग्रेज हुआ करता था, ए.ओ. ह्यूम। इस बंदे की अध्यक्षता में ये कांग्रेस बनाई गई, जिसे एक इंटरमीडिएरी की तरह यूज़ किया जाने लगा कि जब भी भारतीयों में कोई आक्रोश होगा, मान लो आगे के लिए ये कोई रिवोल्ट करना चाहें, तो पहले ही ये इस कांग्रेस को आके बता देंगे और ये आके ब्रिटिशर्स को बता देगी। देन उस रिवोल्ट को उस हद तक ही दबा दिया जाएगा। ज़्यादा बड़े लेवल का विद्रोह अंग्रेज दोबारा नहीं चाहते थे, राइट? आओ अब देखते हैं कैसे हरियाणा में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हुई हैं। तो बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन हरियाणा। इस वर्ड को समझो, पॉलिटिकल मूवमेंट्स। कहाँ? हरियाणा में। देखो पॉलिटिकल मूवमेंट का मतलब क्या है, आप कंडीशंस को समझिए। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, तो इसका ना रिजल्ट कुछ लोगों ने सोचा दिमाग में कि ये इतना बड़ा रिवोल्ट था, ये फेल क्यों हो गया? इसके पीछे का कारण क्या था इस रिवोल्ट के फेल होने का? तो भाई हर एक पावर अपने लिए लड़ रही है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हर बंदा लड़ रहा है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए तो आगे कोई है ही नहीं। तो आप कैसे रिवोल्ट में सफलता हासिल कर सकते हो? नेवर एवर पॉसिबल। सो जब इसका एनालिसिस किया गया तो पता चला कि भाई 1857 की रिवोल्ट के फेल होने का कारण एक नहीं बल्कि बहुत सारे थे। जैसे कि सेल्फ इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट का ना होना, सेल्फ इंटरेस्ट का होना। नंबर 2 इज अबाउट कि भाई हर एक बंदे को ये पड़ी है कि भाई कैसे वो अपने नीड्स को कंप्लीट कर सके, किसी दूसरे का साथ ना दे, है ना? भारत के ही कुछ लोग अंग्रेजों के साथ हो गए, जींद की रियासत, पटियाला की रियासत, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया इस रिवोल्ट में। दूसरी तरफ आपने लीडर ऐसा चुन लिया जो लीडरशिप क्वालिटीज उस लेवल की नहीं रखता, बहादुर शाह जफर, खुद एक बूढ़ा बुजुर्ग, जिसे उतना आइडिया ही नहीं है लीडरशिप क्वालिटी का। तो वो बंदा कैसे देखेगा? जिसे जो खुद 50-60 साल का हो रखा है, जो कभी कविताएँ लिखा करता था, आपने उसे राजा बना दिया कि तुम ही हमारे लीडर हो। सो जब लीडर अच्छा नहीं होगा, अंग्रेज़ों ने उसे उठा के रंगून के किले में कैद कर दिया कि ले लो लीडर, सो क्या कर लेते हो, राइट? सो हमारे पास ये कमियाँ रहीं, इन कमियों के कारण 1857 का रिवोल्ट फेल हुआ। लेकिन अब भारत के लोग चाहते थे कि भई हम लोग एक ऐसा सॉवरेन ग्रुप बनाएँ, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनाएँ, जो अंग्रेज़ों के आगे हमारी बात को स्ट्रॉन्ग तरीके से रखे। कॉन्फिडेंस में रहे उनके में ये बात कि भई अब भारत के लोग भी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कर सकते हैं। पॉलिटिकल रिफॉर्म का मतलब होता है कि राजनीतिक रूप से आप लोग भी सरकार में आना चाहते हो। भारत के लोग भी सरकार में आके अंग्रेज़ों तक अपनी बात को पहुँचाना चाहते हैं, राइट? अब होगा क्या?
ये पॉलिटिकल मूवमेंट की भारत के लगभग हर एरिया से शुरुआत होगी। जैसे कि यू कैन से पर्सन फ्रॉम राजस्थान, कोई हरियाणा से होंगे, कोई उत्तर प्रदेश से होंगे, हर जगह से कुछ पॉलिटिकल लीडर सामने आएंगे, भारत के कुछ लोग सामने आएंगे कि हम लोग आप सब लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ दिस ब्रिटिशर्स। ओके, सो हरियाणा से कुछ कवि उठे, कुछ लोग उठे, जैसे कि नंबर 1 वाज बाल मुकुंद गुप्ता, ये रोहतक से थे। बाबू मुरलीधर, ही इज फ्रॉम पलवल। इन दोनों ने एज अ नेशनलिस्ट लीडर काम किया, और ये लोग पोइट भी थे, कविताएं भी लिखते थे, लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए न्यूज़पेपर में भी लिखा करते थे। फ्रॉम हरियाणा आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के बाद इन लोगों ने एज अ पॉलिटिकल रिफॉर्मिस्ट काम किया। फ्रॉम 1894, 1894 से लेके 1898 तक, नो एनी सिग्निफिकेंट लीडर हैज फाउंड इन नेशनल मूवमेंट इन फर्स्ट फेज। नेशनल मूवमेंट के पहले फेज में हरियाणा से कोई सिग्निफिकेंट बंदा नहीं दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई था ही नहीं, है ना। रीजनल लेवल पे कुछ रिवोल्ट्स हो रहे थे जिसमें लोग एक्टिव थे, लेकिन कोई बड़ा लीडर नहीं दिखा है। अब देखो आगे क्या होता है। इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट भारत में शुरू होती है। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या होता है, समझो एक बार। What do we understand by Swadeshi movement? If I write in front of you, स्वदेशी मूवमेंट क्या होती है? स्वदेशी, स्व यानी कि ऑन, हमारी अपनी, देसी यानी कि कंट्री ऑफ ओरिजिन इज इंडिया, हमारे ही देश की है, अपने देश की, हमारे देश की जो चीज है हम उसका ही यूटिलाइजेशन करेंगे, हम वही चीजें यूज करेंगे जो हमारे देश में बनती हैं। अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाने वाला सामान हम यूज नहीं करेंगे। इसे स्वदेशी मूवमेंट का नाम दिया गया। अब इसे भी एक अच्छी खासी लीडरशिप के द्वारा ही यूज किया जाएगा ना। आप अकेले स्वदेशी मूवमेंट नहीं कर सकते, एक ग्रुप करेगा या पूरा भारत कहीं ना कहीं से कुछ लोग उठ के करेंगे। तो आइए देखते हैं हरियाणा का इस स्वदेशी मूवमेंट में क्या सिग्निफिकेंस रहा। वापस, सो हरियाणा इन स्वदेशी मूवमेंट। फर्स्ट टाइम द लीडर फ्रॉम हरियाणा shined in the स्वदेशी मूवमेंट which was started against British rule। अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट हरियाणा में शुरू की गई, और यही एक बड़ा इंसिडेंट है मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड, जो कि 1857 के बाद हमें दिखाई देता है। राइट, फ्रॉम हरियाणा इट वाज सपोर्टेड बाय मुरलीधर फ्रॉम अंबाला। हरियाणा के अंबाला जगह से मुरलीधर नाम के बंदे ने इसे सपोर्ट किया। द ट्रिब्यून आल्सो मेंशन अबाउट इट। द ट्रिब्यून उस समय का अखबार है जो मेंशन करता है कि भाई स्वदेशी मूवमेंट के चलते हरियाणा से एक जगह पे 300 लोग इकट्ठे हो रखे हैं। द ट्रिब्यून में लिखा क्या हुआ था, अबाउट 300 पीपल एक जगह पे इकट्ठे हो रखे हैं। ठीक है, वो एक आंदोलन सा कर रहे हैं शांति से बैठ के कि हम स्वदेशी चीजों को यूज करेंगे जो हमारे देश में बनी है। राइट, लीडर्स लाइक शिवदेव शरण, पंडित विष्णुदत्त हैड a significant role in this movement। शिवदेव शरण और पंडित विष्णुदत्त ऐसे लोगों का इस मूवमेंट में एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंस रहा है। अ लोकल न्यूज़पेपर शादी गुल, ये एक लोकल न्यूज़पेपर था, was also prominent one under writers like मकबूल हुसैन। मकबूल हुसैन वो राइटर है जो इस शादी गुल न्यूज़पेपर को लिखा करते थे, और कौशल किशोर, इन दोनों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से स्वदेशी मूवमेंट का प्रचार प्रसार पूरे हरियाणा में। राइट, और फ्रॉम डीएवी, आज हम दयानंद एंग्लो विद्यालय पढ़ते हैं ना, तो यहाँ से रघुबीर दयाल वॉज प्रोमिनेंट वन। रघुबीर दयाल नाम का एक बंदा प्रोमिनेंट रहा है फ्रॉम हरियाणा। राइट, सो ये स्वदेशी मूवमेंट का पीरियड जो कि हरियाणा में चला था, ये लीडर्स इसमें प्रोमिनेंट रहे हैं। आओ आगे,
नंबर 2 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे क्या? ये एक तरह का ना कॉन्स्टिट्यूशनल सुधार है। इट इज लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, डेवलपमेंट तो नहीं कह सकते, इट इज लाइक रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है कि भाई हम अंग्रेज आप लोगों को इन मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के माध्यम से कुछ चेंज करके देंगे अपनी पॉलिसीज में, ताकि आप लोग खुश रहो और आपको ऐसा लगे कि अंग्रेज तो हमें सिविलाइज करने आए हैं, ठीक है। लेकिन इन रिफॉर्म्स में इंडियंस की डिमांड को पूरी तरह से फुलफिल नहीं किया गया था। इंडियन इन रिफॉर्म्स से खुश नहीं थे। क्या आप हमें छोड़ के जा रहे हो, स्वराज दे रहे हो? नहीं जी। क्या आप हमें उतना ही रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो जितना आपके अंग्रेजों का है? रिप्रेजेंटेशन माने कि आपकी लोकसभा है, राज्यसभा है जैसे आज, तो वहां हर एक को बराबर अधिकार है भारत में। आप हमारे ही देश में आते हुए हमें वाइसराय की काउंसिल में जाने का मौका नहीं देते, हमें वहां बोलने का मौका नहीं देते। हम अगर कोई क्वेश्चन पूछ लें तो हम कोई सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन दोबारा से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। व्हाट इज दिस? ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। तो ऐसी चीजें फुलफिल जब इन रिफॉर्म्स में होती हुई नहीं दिखी तो लोगों ने इनका भी विरोध किया। हरियाणा से इनका किसने विरोध किया था? बाल मुकुंद गुप्ता फ्रॉम हरियाणा opposed these reforms because it was just a formality by crown. Most of the power till now contained by viceroy and his council. अभी तक ज्यादातर पावर्स वाइसराय और उसकी काउंसिल के पास ही हुआ करती थी, जो कि 1857 के रिवोल्ट के बाद अंग्रेजों ने काउंसिल बनाई थी। कि आप लोगों के पास अभी तक वो पावर नहीं है जिसके थ्रू आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो अपने लिए पॉलिसीज बनाने में। अंग्रेजों के बराबर आपको अभी भी खड़ा होने नहीं दिया जा रहा है, रिफॉर्म करने के बावजूद भी, ठीक है। मुस्लिम एंड जमींदार ऑफ हरियाणा वाज आल्सो अगेंस्ट इट दीज रिफॉर्म्स। इन रिफॉर्म्स के अगेंस्ट हरियाणा के जमींदार और हरियाणा के मुस्लिम्स भी खड़े हुए थे फ्रॉम मेवात, रेवाड़ी और यू कैन से पानीपत का रीजन, ठीक है। आओ आगे। होम रूल लीग। होम रूल का मतलब क्या है आइए समझते हैं। देखो, व्हाट डू वी मीन बाय होम रूल लीग? होम रूल, होम का मतलब होता है घर, रूल का मतलब होता है शासन। हाँ, व्हाटएवर यू कैन से, आपके लिए बनाया गया कोई नियम, नियम कह सकते हो, चलो शासन नहीं। रूल मतलब नियम, यानी घर से ही बनने वाले नियम घर के लोगों पे, यानी कि जो रूल बनाने वाले लोग होंगे वो भारत के ही होंगे। अभी तक तो ऐसा नहीं है। तो वन लीडर इज एनी बेसेंट, एनी बेसेंट इज फ्रॉम यू कैन से ना, इन्होंने होम रूल लीग को शुरू किया था एनी बेसेंट ने। कहां पे? इंडिया। हरियाणा के केस में होम रूल लीग को किसने सपोर्ट किया, आओ देखते हैं। इन केस ऑफ हरियाणा इट वाज सपोर्टेड बाय होम रूल लीग वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एमएस एनी बेसेंट। इन दोनों ने शुरू की थी इंडिया के केस में। फ्रॉम हरियाणा इट वाज सपोर्टेड बाय पंडित नेकीराम शर्मा। पहले थे पंडित नेकीराम शर्मा, दूसरे ही वाज आल्सो ऑफर्ड अ करप्शन बाय क्राउन फॉर सर्टेन पार्ट ऑफ लैंड। हाँ, पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा से होम रूल लीग को डील कर रहे थे कि भाई हमें भी होम रूल चाहिए, भारत के लोग ही रूल करें, ऐसा कुछ हमें चाहिए। तो अब होता क्या है, एक अंग्रेजी कमिश्नर इनके पास आता है और इन्हें बोलता है कि मैं तुझे वन सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड देता हूँ, तू इस लीग को बंद कर दे, तू इसे
लीडरशिप देना बंद कर दे, इसे लीड करना बंद कर दे, हम तुझे एक पार्ट ऑफ लैंड देते हैं। उसने कहा कि मुझे एक पार्ट ऑफ लैंड नहीं चाहिए, मुझे पूरे भारत की ही लैंड चाहिए। देखो लिखता है, ही वॉज ऑल्सो ऑफर्ड अ करप्शन बाय क्राउन। क्राउन ने, ब्रिटिश क्राउन ने इसे करप्शन ऑफर की फॉर अ सर्टेन पार्ट ऑफ लैंड, एक छोटे से हिस्सा जमीन की ये ले ले, और मुकर जा कि भाई मैं तो होम रूल लीग में नहीं हूँ, लोग अपने आप हट जाएंगे पीछे। बट फॉर अपोज्ड दैट ही डिमांडेड एंटायर इंडिया। इसने कहा मुझे थोड़ी सी लैंड नहीं, फिर पूरा ही इंडिया दे दो, मैं पीछे हट जाऊंगा और तुम निकलो यहाँ से, राइट। देन फ्रॉम अम्बाला इट वॉज एक्टिवेटेड बाय पंडित मुरलीधर एंड धुनीचंद। अम्बाड़ा के रीजन से हरियाणा को पंडित मुरलीधर ने और धुनीचंद ने सपोर्ट किया था, राइट। सो पूरे हरियाणा में भी सिग्निफिकेंस रहा है नेशनल मूवमेंट का, राइट। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आ गया रॉलेट एक्ट। देखो रॉलेट एक्ट ना, मुझे लगता है भारतीय और हरियाणा की हिस्ट्री का, अपनी जितनी भी अपने एरिया की हिस्ट्री रही है, यहाँ का सबसे सिग्निफिकेंट पोर्शन है हिस्ट्री का, इसे मैं मानता हूँ, राइट। क्यों? क्योंकि रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून है जो आपने कोई जुर्म किया हो ना किया हो, मान लो पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है, तो हम पुलिस को क्या कहते हैं कि भाई मुझे ना मेरा अरेस्ट वारंट दिखाओ, आप मुझे किस जुर्म की सजा देने के लिए अरेस्ट करने आए हो। ये हमारी एक लीगल पावर होती है। अगर आप भारत का संविधान भी उठाओगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये हमें पावर देता है इलीगल डिटेंशन से बचाने की, कि अगर कोई इलीगली पुलिस हमें अरेस्ट करने आ जाए तो हम इस डिटेंशन से बच सकते हैं। अंग्रेजों के समय पे ऐसी पावर हमारे पास नहीं हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास होता था उस समय पे रॉलेट एक्ट, जो कि अंग्रेजों ने बनाया था, फॉर्म्ड बाय क्राउन। क्राउन का मतलब है अंग्रेजी, ताज का शासन है, इन्होंने बनाया था। ये लोग कहते थे कि भाई हमारे पास एक ऐसा लॉ है कि हम अपनी मर्जी से आपको कभी भी किसी भी तरीके से अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, चाहे आपने जुर्म किया है या नहीं किया है। आप हमें ये नहीं कह सकते कि हम मुझे अरेस्ट वारंट दिखाओ, कि आप मुझे क्यों अरेस्ट करने आए। देखो, इट वॉज एन एक्ट विच मेंशन अबाउट अरेस्ट एंड डिटेंशन विदाउट वारंट। आप किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकते हो, डिटेन कर सकते हो विदाउट एनी वारंट। पुलिस आएगी अंग्रेजों की, आपको उठा के ले जाएगी। अब क्यों करती थी पुलिस ऐसा? भाई लीडर्स को उठाने के लिए, महात्मा गांधी जैसे लोगों को उठाने के लिए, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों को उठाने के लिए, लाला लाजपत राय जैसे लोगों को उठाने के लिए, भगत सिंह जैसे लोगों को उठाने के लिए, सुखदेव जैसे लोगों को उठाने के लिए, नेकी पंडित नेकी राम जैसे लोगों को उठाने के लिए, कि भाई जब हम इन लोगों को अरेस्ट करने जाएंगे ना, तो सामने से लोग पूछेंगे कि आप अरेस्ट क्यों कर रहे हो। लॉ ही ऐसा बना दो लोग पूछ ही ना पाए। दैट इज वाई इस लॉ का, रॉलेट एक्ट का क्या होगा? विरोध होगा। हाँ, इसके अगेंस्ट भी लोग चाहेंगे रिवोल्ट करो, पर पीसफुली, शांति से बैठ के रिवोल्ट करते हैं, ठीक है। अब हरियाणा में, फ्रॉम हरियाणा इट वाज सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी। इसके अगेंस्ट गांधी जी खड़े हुए हरियाणा से। हरियाणा में छोटी छोटी ओपोजिशन काउंसिल्स बनाई, जो इस रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के साथ खड़े होंगे, कि भाई हम छोटी छोटी काउंसिल्स बनाते हैं थ्रू आउट द इंडिया, पूरे इंडिया में, जो कि इस एक्ट का विरोध करेंगे, और हम अंग्रेजों से इस एक्ट को खत्म करवा देंगे, कि हमें नहीं चाहिए रॉलेट एक्ट, हम क्यों गिरफ्तारी दें अपनी भाई। चौधरी टेकराम was arrested under defense of India rule because he was against this act. चौधरी टेकराम को इस एक्ट के थ्रू, एक एक्ट था अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, अंग्रेजों ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल बनाए कि जो भी अंग्रेजों के खिलाफ कहीं प्रदर्शन करता पाया गया, कहीं न्यूज़पेपर में कुछ लिखता पाया गया, या लोगों में ऐसे यू कैन से मोटिवेशनल बातें कहता पाया गया कि अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाओ, उसे बिना किसी अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा, राइट। सो इसी विद्रोह के चलते और इस एक्ट के माध्यम से एक बंदे को, जो कि हरियाणा से था, नेम इज चौधरी टेकराम, वाज अरेस्टेड। सो आपसे पूछा जा सकता है कि रॉलेट एक्ट किस बंदे के ऊपर लगा था हरियाणा के? ये चौधरी टेकराम के ऊपर लगा था। अब आगे देखते हैं। अब आ गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फ्रॉम हरियाणा। नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? देखो,
नॉन कोऑपरेशन इज अ वेरी सिंपल। नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? अगर सिर्फ कोऑपरेशन को देखें तो सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करना, सरकार जो कहती है उस बात को मानना। जैसे कि आज हमारे पास एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो हम सरकार का सहयोग करते हैं ना। लाल अगर बत्ती हो जाए, अगर यू कैन से ना रेड लाइट हो जाए, तो हम खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं कि आगे नहीं जाना। ग्रीन लाइट हो जाए फिर चल पड़ते हैं, येलो हो गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं कि तैयार रहो भाई गाड़ी आगे लेके जाने के लिए। मतलब सरकार के साथ कोऑपरेट करते हैं, लाइन में खड़े होके गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को यूज़, प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन में रहते हैं। अगर सरकार बिजली का बिल हमसे मांगती है, हम देते हैं, भरते हैं, सब कुछ करते हैं, कोऑपरेट करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं, उनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करते। क्या हो अगर हम रेड लाइट पे खड़े होने से मना करते? क्या हो अगर हम ग्रीन लाइट पे खड़े हो जाएं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, कर लो क्या करते हो आप लोग? नॉन कोऑपरेशन का मतलब यही होता है कि ब्रिटिश सरकार की हुकूमत है जो, इनके जो रूल रेगुलेशन है उनको मानने से इनकार कर देना और डिमांड करना कि हमें चाहिए स्वराज। स्वराज ट्रैक्टर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, स्वराज यानी हमारा अपना स्वयं का रूल, हमारा ओन सेल्फ इंडिपेंडेंट रूल। सरकार में जो वायसराय हो इंडियन हो, ब्रिटिश वायसराय नहीं चाहिए, या जो भी टॉप मोस्ट पोजीशंस हो इंडियंस के पास हो। आप कौन हो हमारे देश पे राज करने वाले, राइट? सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक असहयोग तरह का आंदोलन था, असहयोग, कि आप लोग अंग्रेजों का किसी भी लेवल पर सहयोग नहीं करोगे। इट वॉज प्रोटेस्ट बाय महात्मा गांधी थ्रू आउट इंडिया फ्रॉम 1920 टू 1922। असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रोटेस्ट था जिसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था, 1920 से लेकर 1922 तक ये चला था। फ्रॉम हरियाणा इट वॉज सपोर्टेड बाय लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय, लाला मुरलीधर, फ्रॉम पानीपत एज अ सेंटर ऑफ एक्टिविटी। अगर आपसे कोई पूछे असहयोग आंदोलन का हरियाणा में कौन सा सेंटर रहा है, तो उत्तर होगा पानीपत। किसके अंडर? लाला मुरलीधर और लाला लाजपत राय। और शायद आप लोगों को पता है या नहीं, लाला लाजपत राय के पिताजी हरियाणा में एक स्कूल में टीचर थे, तो इन्हें भी हरियाणा के साथ बहुत लगाव था। इवन इन्होंने फर्स्ट टाइम मूवमेंट्स में आना, नेशनल मूवमेंट्स में आना हरियाणा से ही शुरू किया था। पंडित नेकीराम शर्मा एंड छोटू राम आल्सो प्रोवाइडेड सपोर्ट फ्रॉम हरियाणा। इसमें ये जो यू कैन से ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, इसमें पंडित नेकीराम शर्मा और छोटू राम, इन दोनों ने भी अपना एक सिग्निफिकेंस दिया है, सपोर्ट की है इसे। ये भी नेशनलिस्ट लीडर ही है। आगे अब आ गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या होता है? इसमें हरियाणा का क्या सिग्निफिकेंस रहा है? सिविल होता है नागरिक, डिसओबे मतलब कि जो सामने वाला कहता है उसे फॉलो ना करना, ठीक है? मूवमेंट मतलब कि यू कैन से एक तरह का आंदोलन। इसे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा, किसी अंग्रेज अफसर की आज्ञा मानने से इनकार कर देना कि हम आपके रूल्स अगेन नहीं मानेंगे। इट इज सेम एज नॉन कोऑपरेशन। थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत गहराई का डिफरेंस इनमें नहीं है कि हम आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, ठीक है? हरियाणा में इट वॉज सपोर्टेड बाय लाला सूरजभान, सूबेदार मूलचंद जैन, लाला धुलीचंद, विद्यावती यशोधा। लाला धुलीचंद की ही बेटी है ये विद्यावती यशोधा, राइट? लीडर्स फ्रॉम हरियाणा हु अपोज्ड दिस एक्ट। ये चारों लीडर ऐसे हैं जिन्होंने इस एक्ट को अपोज किया था कि भाई हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में खड़े होंगे। और इन चारों की अध्यक्षता में, इन चारों की लीडरशिप में हरियाणा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखी गई है। नेक्स्ट, गांधी इरविन पैक्ट। देखो जब ना भारत में हर एक जगह आंदोलन होने लगे, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग खड़े होने लगे, तो अंग्रेजों ने एक स्कीम लगाई कि हम ऐसा करते हैं
जो आज के समय में मुख्य लीडर है इनका, उसे बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि आओ जी बैठो, हमारे साथ बातचीत करो। इस बातचीत के बाद डिसाइड करेंगे कि हम भारत को आज़ाद करते हैं या नहीं करते। राइट, सो वी हैव अ गांधी इरविन पैक्ट बेस्ड ऑन दिस माइथोलॉजी। इस चीज के ऊपर ही बेस्ड है ये गांधी इरविन पैक्ट। गांधी और इरविन का समझौता। इरविन का मतलब क्या है? ये भाई वायसराय हुआ करता था उस समय का इरविन। इसने बैठ के सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। राउंड टेबल का मतलब एक टेबल पे बैठ के अंग्रेज अधिकारी बैठते थे और भारतीय बैठते थे। ये डिसाइड किया जाता था कि इंडिया को कैसे आगे के लिए रूल किया जाएगा। ठीक है, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया था कि भाई भारत के लिए आगे के रूल्स क्या बनाए जाएंगे। अंग्रेजों ने इसे साइन इसलिए किया था क्योंकि अंग्रेज देख रहे थे कि जगह जगह से नेशनल मूवमेंट्स हो रही हैं। मूवमेंट्स, हम कैसे इन मूवमेंट्स को दबा सकते हैं, रोक सकते हैं इन मूवमेंट्स को। इसीलिए दे इनवाइट आर लीडर, कौन? गांधी जी। गांधी जी को बुलाया और इनके साथ बातचीत की। लेकिन ये समझौता पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अगेन वही कारण, क्योंकि इंडियंस की डिमांड को अभी भी ब्रिटिशर्स मानने को तैयार नहीं थे। राइट, क्या था ये समझौता? इट वॉज विद लॉर्ड इरविन who was the viceroy of India and it was introduced just to stop the non cooperation movement। गांधी जी को ये रिक्वेस्ट की गई अंग्रेजों के द्वारा कि भाई आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स, ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, इनको रोक दीजिए, अदरवाइज हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा आप लोगों के खिलाफ। ठीक है, तो लेकिन गांधी जी ने पूरी तरह से सहयोग नहीं किया अंग्रेजों का और तब भी भारत में लगातार ये आंदोलन चलते रहे। ठीक है, सो हरियाणा की हिस्ट्री में भी इनका सिग्निफिकेंस रहा है क्योंकि ये गांधी इरविन पैक्ट का इम्पैक्ट आपको आगे की हिस्ट्री में दिखेगा। राइट, चलो आज के लिए इसे यहीं छोड़ते हैं। कल देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और उसके बाद की डेवलपमेंट्स, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट और यू कैन से 1947 का जो भारत की आज़ादी की लड़ाई है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, सो आप एक एक करके इन टॉपिक्स को पढ़ते रहो और जुड़े रहिए सिविल्स विद आकाश के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।